दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में 24 मई को देश भर के 500 से ज्यादा आदिवासी समुदायों का एक महाजुटान हुआ। नाम था जनजाति सांस्कृतिक समागम। मौका था भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का। मंच पर मुख्य अतिथि थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। इस कार्यक्रम का आयोजन संघ यानी आरएसएस से जुड़े संगठन जनजाति सुरक्षा मंच ने किया था। ऊपर से तो यह कार्यक्रम सांस्कृतिक दिख रहा था, लेकिन इसके भीतर जो राजनीतिक आग धधक रही है उसने रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड के आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर रखा था। 28 रिजर्व आदिवासी सीटों में से 27 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की झोली में चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा था। यह सीट थी सरायकेला की और यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए चंपई सोरेन ने जीत दर्ज की थी। बंगाल के अवैध किले को ढहाने के बाद अमित शाह की नजर झारखंड पर है। हिंदी प्रदेशों में एकमात्र झारखंड बचा है जहां अमित शाह को बार बार मात खानी पड़ी है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बावजूद यह अमित शाह को सफलता नहीं मिली। अमित शाह की जिद है कि झारखंड की सत्ता पर डबल इंजन की सरकार हो और यहाँ की खनिज संपदाओं पर उनका कब्जा हो। इसलिए 2029 के विधानसभा चुनाव और उसके पहले लोकसभा चुनाव पर अमित शाह की नजर है। जनजाति सांस्कृतिक समागम को अमित शाह की नई राजनीतिक बिसात की तरह देखा जा रहा है। जनजाति सांस्कृतिक समागम के मंच से अमित शाह ने आदिवासियों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में आश्वस्त किया कि इससे आदिवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात और झारखंड की तरह देश भर के आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अमित शाह के इस लॉलीपॉप को झारखंड के उन आदिवासियों को भरमाने की कोशिश बताई जा रही है जो यूसीसी को अपनी परंपराओं पर हमला मान रहे हैं। जनजाति सांस्कृतिक समागम के मंच से एक और बेहद संवेदनशील मांग को हवा देने की कोशिश की गई। यह है डीलिस्टिंग, यानी जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं उन्हें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर किया जाए और उन्हें आरक्षण का लाभ लेने से वंचित कर दिया जाए। इसे अमित शाह और संघ की एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल कही जा रही है। दरअसल डीलिस्टिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को यह समझाना चाहती है कि ईसाई बन चुके आदिवासी उनका हक मार रहे हैं। दरअसल झारखंड में एक बड़ी आबादी उन आदिवासियों की है जो ईसाई बन चुके हैं। दूसरी तरफ वे मूल आदिवासी हैं जो सरना धर्म या अपनी पारंपरिक प्रकृति पूजा को मानते हैं। झारखंड में डीलिस्टिंग की मांग को लेकर पहले से ही आदिवासी आपस में टकरा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आपस में ही लड़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। संघ परिवार और अमित शाह को भरोसा है कि यह नैरेटिव जमीन पर कामयाब हो गया तो झारखंड का आदिवासी वोट बैंक आपस में ही धार्मिक आधार पर बंट जाएगा। आदिवासी वोटों के बिखराव का लाभ सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। क्या अमित शाह की यूसीसी और डीलिस्टिंग की चाल में झारखंड का आदिवासी समाज फंस जाएगा या आदिवासी पहचान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बार फिर अभेद्य दीवार बनकर खड़ा रहेगा? दरअसल अमित शाह जानते हैं
कि झारखंड फतह करने का रास्ता आदिवासियों के दिल से होकर गुजरता है। उन्हें लगता है कि समान नागरिक संहिता के दायरे से आदिवासियों को बाहर कर देने पर आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा और डील लिस्टिंग के मुद्दे को हवा देने से आदिवासियों में ध्रुवीकरण होगा और इसका फायदा उनकी पार्टी को होगा। परंतु दिल्ली के जनजातीय सांस्कृतिक समागम में आदिवासियों को वनवासी कहे जाने पर आदिवासी नाराज हो गए हैं। झारखंड के रांची और अन्य शहरों में आदिवासियों ने अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया है। अमित शाह ने आदिवासी बनाम वनवासी के बहस को नए सिरे से सुलझा दिया है। वैसे अमित शाह ने कोई नई बात नहीं कही है। संघ परिवार आदिवासियों को हमेशा वनवासी कहकर पुकारता रहा है। संघ का ही संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। झारखंड में वनवासी कल्याण केंद्र के नाम से यह संगठन 1969 से ही काम कर रहा है। झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल प्रदेश की मांग की थी। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक कई बड़े आदिवासी चेहरे इसी राजनीतिक धारा से निकले हैं। दरअसल आरएसएस का मानना है कि भारत के सभी लोग एक ही हिंदू मूल के हैं। अगर आदिवासियों को मूल निवासी मान लिया गया तो सभी बाकी बाहरी या आक्रमणकारी साबित हो जाएंगे। जैसे आर्यों को बाहरी और आक्रमणकारी माना जाता है, इसलिए संघ इन्हें मुख्य हिंदू समाज का ही हिस्सा मानता है जो किन्हीं कारणों से जंगलों में रह गए। दरअसल दशकों पहले वनवासी शब्द को सिर्फ एक नाम की तरह लिया जाता था, लेकिन आज जब जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों के लिए कॉरपोरेट और विस्थापन के बीच लड़ाई तेज हुई है, तब यह सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज आदिवासियों की एक शिक्षित और जागरूक पीढ़ी आ चुकी है। वे संघ के नैरेटिव को नहीं मानते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में युवा आदिवासी अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सचेत हैं। वे यूनाइटेड नेशन के इंडिजिनस पीपल्स के सिद्धांतों को पढ़ते हैं और समझते हैं। अपनी संवैधानिक पहचान 5वीं और 6ठी अनुसूची को लेकर वे बेहद मुखर हैं। वे समझते हैं कि वनवासी कहकर उनके आदिवासी होने के गौरव और ऐतिहासिक दावे को नकारा जा रहा है। इसलिए यह साफ है कि युवा और शिक्षित आदिवासी किसी भी हालत में खुद को वनवासी कहा जाना स्वीकार नहीं करेगा। यह बात अमित शाह भी जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अभी से ही अपने तिक्रम शुरू कर दिया है। इधर पिछले चुनावों के नतीजे ने साफ कर दिया है कि झारखंड का आम आदिवासी अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील और जिद्दी है। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जल, जंगल, जमीन और मूल निवासी के नैरेटिव को मजबूती से स्थापित कर दिया है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का वनवासी मतलब जंगल में रहने वाले हिंदू का नैरेटिव यहाँ बैकफायर कर जाता है। आदिवासियों को लगता है कि वनवासी शब्द आदिवासियत को कमजोर करता है। दरअसल उनकी आदिवासी पहचान उन्हें इस देश का पहला मालिक यानी मूल निवासी बनाता है और आदिवासी यह पहचान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। अभी सरना धर्म का मुद्दा भी अपनी जगह कायम है। झारखंड का युवा आदिवासी सरना कोड की मांग पर अड़ा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सरना धर्म कोड को हरी झंडी नहीं देती है, तब तक सिर्फ सांस्कृतिक समागमों से आदिवासियों का भरोसा जीतना बेहद मुश्किल लगता है। आदिवासियों की मांग है कि जनगणना के कॉलम में सरना धर्म को जोड़ा जाए। इधर जनगणना का काम आरंभ हो गया है, परंतु सरना धर्म का कॉलम जोड़ा नहीं गया है। इस कारण भी
भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के प्रति आदिवासियों का गुस्सा काफी तेज है। वैसे झारखंड चुनाव अभी 3 साल दूर है। इन 3 वर्षों में अमित शाह बहुत कुछ कर सकते हैं। वे राजनीति के वैसे चाणक्य माने जाते हैं जो हारी हुई बाजी को भी पलटने का हुनर रखते हैं। दिल्ली का यह जनजात सांस्कृतिक समागम सिर्फ बिरसा मुंडा को याद करने का जरिया नहीं था, बल्कि यह झारखंड विधानसभा में मिली करारी शिकस्त के बाद आदिवासी किले में सेंध लगाने का उद्घोष था। वैसे सांस्कृतिक समागम की आड़ में अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर ही दिया है। उन्होंने यूसीसी से छूट की लालच और डी लिस्टिंग का जाल फेंक दिया है। अब देखना यह होगा कि झारखंड का सजग आदिवासी समाज राजनीतिक जाल में फंसता है या अपनी पुरानी आदिवासी पहचान और सरना अस्मिता के बल पर झारखंड के किलों को बचाए रखता है। धन्यवाद, नमस्कार।